नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 13 अध्याय पढ़ लिए हैं। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14, चैप्टर 14 है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। ठीक है, तो देखिए इसमें स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहाँ रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गांव या शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर जो भी विकास होता है इसके कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे ज़्यादा किसको होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों को होती है। भाई जो जिस जगह पे रहेगा उसको वहाँ की प्रॉब्लम्स और हर चीज़ का ज्ञान रहेगा, तो वो जान सकते हैं ज़्यादा अच्छा विकास कैसे हो सकता है वहाँ का। आपके गांव या शहर की समस्याओं और ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। नेचुरल सी बात है, अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरत है, क्या वहाँ की अच्छाई है, मतलब क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी, सब कुछ वो किसको पता होगा, जो वहाँ रहता होगा उसी को पता होगा। आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, यह भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। और जो स्थानीय लोग होते हैं ना, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि कौन कौन से साधन ऐसे हैं जो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब सरकार तो अपने द्वारा करती ही करती है मदद, जो भी करना होता है स्थानीय जनता के लिए, लेकिन क्या होता है कि जो समस्या है उस समस्या के यदि समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए यदि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो योजना बनाएं, वो प्लानिंग करके काम करें और सरकार की मदद लेकर उसे क्या करें, क्रियान्वित करें, तो उसमें जो सफलता है, सक्सेस है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। तो स्थानीय स्वशासन क्या काम करता है, वो यही काम करता है। मतलब स्थानीय जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं और सरकार की मदद से उसे क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। यदि विकास होगा, विकास चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, तो और विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति, इसमें स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ही आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो स्थानीय स्वशासन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। इसके बाद देखिए नागरिक सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण, उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। देखिए स्थानीय स्वशासन क्या है, किसे कहते हैं, तो नागरिक सुविधाओं, जैसे कि नागरिक सुविधाएं क्या होती है, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था करना है ना, पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, जो रोड्स होती हैं वहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था करना, सड़कों व नालियों का निर्माण करना। मतलब कहीं पर ऐसा होता है ना, कच्ची सड़क होती है या सड़क होती ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या करना, सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना जिससे जल निकासी हो सके, उनकी सफाई करना, शिक्षा की व्यवस्था करना और चिकित्सा की व्यवस्था करना। ये सब कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की क्या होती है, भागीदारी होती है और वो लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करते हैं। इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसके बाद देखिए विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग है। जितने भी स्तर हैं अलग अलग स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप जो है वो अलग अलग है। ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है।
देखिए होगा भी भिन्न, क्योंकि ग्रामीण और शहर में अंतर भी तो है, ग्रामीण और नगर में अंतर भी होता है। तो ग्रामीण और जो नगरीय स्वशासन है इनके स्वरूप में भी क्या है, एक दूसरे से भिन्नता है ना। इसमें देखिए शहर गाँव की तुलना में बड़े होते हैं। शहर जो होते हैं वो क्या होते हैं, गाँव की तुलना में बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या अधिक होती है। हम सभी को पता है कि शहर बड़े होते हैं और शहरों में जनसंख्या भी अधिक होती है। अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए जो शहर होते हैं, शहर की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और गांव की तुलना में वे बड़े भी होते हैं, और वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए भी क्या होता है, अधिक धन की ज़रूरत होती है और अधिक श्रम भी चाहिए। मतलब अधिक धन तो चाहिए, पैसे ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा अधिक श्रम भी चाहिए होता है ना। उनकी समस्याएं भी गाँव से अलग होती हैं, और जो उनकी समस्याएं होती हैं ना वो गाँव से अलग होती हैं। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है। तो देखिए ये आपको याद रखना है, संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार। जो संविधान का संशोधन है कौन सा, 73वां 73। तो इस संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या है, किसकी व्यवस्था की गई है, पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है ना। और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो शहरी क्षेत्र हैं इनके लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है। अब देखिए, अब हम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन। इसमें देखिए ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव का क्षेत्र है, वहाँ पर समस्त वर्गों के लिए लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए, जो वहाँ का स्थानीय विकास है उसके लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। जो गांव के स्तर पर है मौजूद जो स्थानीय शासन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं पंचायती राज के नाम से। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया था। तो देखिए ये आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। और कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। और कहाँ पर किया था, नागौर राजस्थान से किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। और इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो देश की जनता होती है, ग्रामीण जनता होती है, वो सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू हो जाती है। ठीक है, शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में सम्मिलित होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं व सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसी सभी क्षेत्रों में ये भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो देखिए जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में ये भागीदारी महत्वपूर्ण है। जो ग्रामीण जनता होती है ये
भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें सम्मिलित होती हैं, निर्णय लेने में अपना सहयोग देती हैं। इसके बाद देखिए जो जन सुविधाएं और सार्वजनिक स्थान की जो सामूहिक देखरेख होती है ना, इसको करने में और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में क्या होता है, ये अपनी भागीदारी करती हैं। इसके बाद देखिए ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। जो ग्रामीण स्वशासन है कितने स्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय, 3 स्तर की। इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का इस गठन होता है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले गांव की ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे स्तर पर अर्थात विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है और तीसरे अर्थात जिले में जिला परिषद का गठन होता है। ये देखिए इसमें बताया गया है पंचायती राज के 3 स्तर। ये देखिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ये हो गया ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में भी देखिए ये सरपंच हो गए, वार्ड पंच हो गए। इस तरीके से देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना आपको बताई गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में देखिए इसमें लिखा है, चर्चा करते हैं। देखिए ये ठीक है, तो देखिए इसमें जो पंचायत राज के 3 स्तर, कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं, तो देखिए त्रिस्तरीय संरचना है। इसमें सबसे पहले स्तर पर कौन है, गांव की ग्राम पंचायत। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ गई, गांव की ग्राम पंचायत हो गई है ना। और फिर इसके बाद देखिए कौन है, इसके बाद दूसरे स्तर पर विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति। कौन है, पंचायत समिति, ये हो गया दूसरे स्थान पर। इसके बाद तीसरे स्तर पर कौन है, जिले में होती है जिला परिषद। तीसरे नंबर पे हो गया जिले में जिला परिषद। ठीक है, चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। देखिए ग्राम पंचायत में देखिए वार्ड सभा। अब देखिए वार्ड सभा क्या है, वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वार्ड सभा है ना, ये ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है। एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। तो ठीक है, जो वार्ड सभा है ये क्या हो गई, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है, और जो एक ग्राम पंचायत होती है उसमें जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। ऐसा प्रत्येक भाग वार्ड कहलाता है। आपने सुना होगा वार्ड का नाम। तो जो प्रत्येक भाग होता है ये क्या कहलाता है, वार्ड कहलाता है। और उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का वार्ड पंच कहलाता है। मतलब जो वहाँ के वार्ड के जो भी वयस्क यानी कि 18 साल से जो भी ऊपर हैं, पुरुष चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 18 साल से ऊपर जो भी वयस्क महिला पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, मतदाता होते हैं ना, एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसको उस वार्ड का क्या कहलाता है, वार्ड पंच कहलाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं। जो प्रत्येक वार्ड है ना, इसके मतदाताओं की सभा को क्या कहा जाता है, वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। और जो वार्ड सभा है ना, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, वार्ड पंच के द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं। ये देखिए इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है एक ग्राम पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र और उसके वार्ड। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ये देखिए जैसे ये ग्राम पंचायत हो गई और ये पंचायत समिति जमवा रामगढ़ जयपुर का, ये तो आपको दिखाया गया। तो इसमें ये जो बटे हुए हैं ये वार्ड हो गए। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको ये जो डैश डैश करके है ये क्या है, ये वार्ड की सीमा हो गई। और ये जो एक लाइन है ये हो गई ग्राम सीमा। और जो ये बड़ी लाइन है ना, ये क्या है, ग्राम पंचायत सीमा। और जहाँ पर ये पी लिखा हुआ है, ये पी है ना, ये क्या है, ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये इसमें आपको दिखाया गया है। इसके बाद देखिए
वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोक उपयोगी सेवाओं जैसे कि सामुदायिक नल व कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों को सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास वे पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जो वार्ड सभा है उस वार्ड से संबंधित लोग उपयोगी सेवाएं जितनी भी होती हैं उनको बढ़ावा देने जैसे कार्य करती है, जैसे कि सामुदायिक नल कुएं इनकी व्यवस्था करना है ना, सफाई के कूड़ेदाने आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण के कार्यों को बढ़ावा देना। इस प्रकार के कार्य कौन करता है? वार्ड सभा करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राम सभा। अब देखिए ग्राम सभा क्या है? किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं? किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो, उस जिसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखिए कौन होता है ग्राम सभा का सदस्य? गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी आयु कितनी हो गई हो? 18 वर्ष से ऊपर हो और जिसका नाम गांव की जो मतदाता सूची है ना उसमें भी दर्ज हो और मतदान करने का उसे अधिकार प्राप्त हो, तो वह कहलाता है ग्राम सभा का सदस्य। ग्राम के विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती हैं। देखिए जो भी ग्राम के विकास की योजनाएं होती हैं वो ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती हैं, जिनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। और जो इस सभा में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं इनकी क्रियान्विति कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। इस क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा ही करती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में 4 बार होती है। देखिए ये बैठकों का भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि ग्राम सभा की बैठक कब से कब करना अनिवार्य होता है, कितनी बार होती है, एक वर्ष में कितनी बार अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ग्राम सभा की बैठक जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है ना। और वर्ष की बात करें यानी कि एक साल में कितनी बार हो जाएगी? 4 बार। ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक ग्राम पंचायत और भी कई टॉपिक्स हैं उनको हम भाग 2 में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।